अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं केबी चौधरी साहब, जो कि मेंबर हैं एमएसपी कमेटी के। हमारे साथ नितिन खंडेलवाल हैं, खंडेलवाल ज्वेलर्स के। बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के। और अनुज गुप्ता हैं, IIFL सिक्योरिटीज के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक खबर आई है आज, नई खबर यह है कि एमएसपी पर कमेटी का गठन हो गया है और फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। और एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। जीरो बजट खेती को बढ़ावा दिया जाए, इसके ऊपर भी जोर होगा। और इसीलिए इस कमेटी में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि तो शामिल हैं ही, साथ ही किसान हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं और एग्री इकोनॉमिस्ट भी इस कमेटी में शामिल हैं। और हमारे साथ जो केबी चौधरी साहब जुड़े हैं, वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं। आज ही इसका ऐलान हुआ है। तो बहुत बहुत स्वागत है चौधरी जी आपका, और आपको बधाई कि आप इस नई कमेटी में शामिल हैं। तो पहले तो आप ये बताएं कि इस कमेटी में आप करेंगे क्या और क्या काम होगा, मेनली आप लोग क्या करेंगे? मृत्युंजय झा जी, देखिए, एक लंबे समय से बराबर देश के किसानों की मांग थी कि जो एमएसपी को लागू करने का कमीशन है, उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देश में ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिले, इस बात की मांग चली आ रही थी। तो सीएसीपी को किस तरीके से ज्यादा प्रभावी एमएसपी को लागू करने के लिए किया जाए, उसमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है, उस तरीके से काम करने की आवश्यकता है। और सीएसीपी को किस तरीके से और ज्यादा उसको अधिकार दिए जाएं, किस तरीके से लागू करने की व्यवस्था में जो अभी तक रहा, उसको समाधान करने के लिए सुधार करने की आवश्यकता की बात थी। उसी को सुधार करने के लिए कमेटी जो है, प्रधानमंत्री जी ने पिछले बजट सत्र में कहा था कि मानसून सत्र से पहले हम एमएसपी पर, प्राकृतिक खेती पर और फसल विविधीकरण की बातें, क्योंकि फसल विविधीकरण की बात इसलिए आवश्यकता है कि वर्तमान परिस्थितियों में देश की आवश्यकता के अनुरूप आपको फसल में विविधताओं की आवश्यकता है। आपको निर्यात परक फसलों की भी आज आवश्यकता है। उसके लिए बाजार जो है, किसान को उचित दाम मिले, उसको सही बाजार में भागीदारी हो, इस सब को सुधारने की आवश्यकता है। आप ये देखिए कि जो कानूनों में सुधार की इतने लंबे समय से आवश्यकता है, और अब इसके लिए कमेटी बना दी गई है। तमाम विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, प्रदेश सरकारों के लोग भी हैं, केंद्र सरकार के 5 सचिव भी इसमें सदस्य हैं। तो परिस्थितियां ये हैं कि सिक्किम से भी इसमें सदस्य हैं, गुजरात से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो तमाम अलग अलग प्रदेशों से है। और इसीलिए है कि चाहे वो उड़ीसा के हैं, चाहे आंध्र प्रदेश हैं, कर्नाटक हैं, वहां से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी को उसमें रखा गया। उद्देश्य साफ है कि सारे प्रदेश सरकारों को खरीद में भागीदारी होती है। क्या समस्याएं हैं, क्या रास्ता है, किस तरीके से किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ एमएसपी का मिले, उसका रास्ता क्या हो, उस रास्ते को सुधार करके इसको अपनाने की जरूरत है, और वही कमेटी काम करेगी। दूसरी ये है कि जो हमारा अब तक का तरीका है मृत्युंजय झा जी, कि गन्ना है तो गन्ना ही है, गेहूं है तो गेहूं ही है, धान है तो धान है। हम जो ये एक मोनोपोली फसलों पे चल रहे हैं, इससे कब तक हम करेंगे? चौधरी जी, एक जो चिंता है किसानों की इस पर, ये बात आपने जो कही, नहीं मैं आता हूं सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आपने जो बातें कही बहुत अच्छी है, उसके ऊपर काम होना चाहिए। एक जो किसानों के सामने चुनौती होती है वो ये कि एमएसपी तो डिक्लेयर होता है, लेकिन कई बार ये होता है कि एमएसपी से जब नीचे भाव आ जाता है तो किसानों को बड़ी मुश्किल होती है, और सारी फसलों की खरीद एमएसपी पर ना तो होती है ना ही मुमकिन है। इसके लिए आप लोग क्या रास्ता निकालेंगे? देखिए, अभी तक जो है 22-23 फसलों का कुल एमएसपी होता है। इस देश में 265 फसलें हैं और सभी किसान पैदा करते हैं।
तो उनकी भी परिस्थितियों को देखना है। आपको हर किसान की हर फसल के बारे में देश में तमाम, ये नहीं है कि सिर्फ जो किसान ये फसल पैदा कर रहे हैं वही हमारे देश में, नहीं, हमारे सभी किसान हैं और तमाम हर फसल को पैदा करते हैं। समस्या ये है कि हमने बाजार में सुधार की आवश्यकता है और बाजार में खोलने की आवश्यकता है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, बराबर किसान यूनियन के महेंद्र सिंह टिकैत बेचारे कहते हुए चले गए कि बाजार ने शोषण किया बाजार के साथ। जब कंपटीशन होगा, किसानों को एक लिमिटेड बाजार में दिया गया। इसमें एक और सुझाव है, इसमें सुझाव ये भी है कि किसान संगठनों को इसमें जोड़ा जाए, तमाम किसान संगठनों को, कि वो बाजार में एक चेन खड़ी करवाने में उसमें भागीदार बने और वो किसानों के साथ खड़े होकर उपभोक्ता और किसानों के बीच में एक चेन का काम, कड़ी का काम करें, जिससे शोषण उपभोक्ता का भी न हो, किसानों को उसका लाभकारी मूल्य मिले। और सर, और एक सवाल चौधरी जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि नई कमेटी बनी है, आप उस कमेटी के मेंबर बने हैं, तो आपके हिसाब से, चूंकि आप खेती किसानी को बहुत लंबे वक्त से देखते आ रहे हैं, आपके हिसाब से जो मौजूदा एमएसपी है वो ठीक है, कम है या ज्यादा है? देखिए, जो एमएसपी की बात है, एमएसपी सरकार लागत पर 50% कम से कम लाभकारी मूल्य जोड़कर घोषित कर रही है और अपने जो खरीद की व्यवस्थाएं खरीद कर रही है। लेकिन जो बाजार है, उस बाजार में तो मात्र 6% किसानों को एमएसपी का लाभ मिल रहा था। तो जो बाकी किसान है उनकी क्या गलती है? इस देश में 86% किसान है जो गरीब है, छोटा है, मंझोला है, उसका शोषण हुआ है। तो उसको कैसे उसकी फसल का दाम मिले, कैसे वो डाइवर्सिफिकेशन करे? सवाल का अभी जो खरीफ की एमएसपी है, जो रबी की एमएसपी है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आप तो बहुत डिटेल में एग्रीकल्चर की चीजों को देखते हैं, आपके हिसाब से ये एमएसपी अभी ठीक है या जो लागत है उसके मुकाबले ठीक भाव मिल रहा है किसानों को, या इसमें कुछ ऊपर नीचे करने की गुंजाइश है? देखिए, अभी समय एमएसपी जो है लागत पर 50% मूल्य नहीं, 60% तक जोड़ के दिया। आप गेहूं की बात करिए, इस बार गेहूं का बाजार है तो गेहूं का दाम ज्यादा मिल गया एमएसपी से ज्यादा। पिछली बार आप देखिए सरसों का बाजार था तो सरसों का दाम ज्यादा मिला। कपास का दाम देखिए, बाजार में मांग थी, बाजार खुला, उसका भाव ज्यादा मिला। तो ये डिमांड एंड सप्लाई को आपको देखना है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग तो ज्यादा बढ़िया से समझते हैं एग्रीकल्चर की बातों को। जो 2-3 फॉर्मूला है एमएसपी का, एक तो A2+FL और एक C2 है, तो आप किसके फेवर में हैं? जो किसानों की लागत है उससे 50% ज्यादा वाले फेवर हैं, या उनको लैंड का भी भाव मिलना चाहिए, रेंटल प्राइस मिलना चाहिए? जो C2 फॉर्मूला है वो तो ज्यादा होता है प्राइस A2+FL के मुकाबले, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। आप किसके पक्ष में हैं? ये C2+FL का फॉर्मूला कारपोरेट का फॉर्मूला है। अच्छा, फार्मर का फॉर्मूला तो सीधा है, मेरा लागत मिल जाए, मुझे उसका लाभकारी मूल्य मिल जाए, और जो उसमें जो काम करने का फार्म लेबर भी उसमें ऐड है ना A2+FL में, उस पर 50% लाभकारी मूल्य जोड़ के दे रहे। आप ये देखिए ना कि किसान ने इस बार गेहूं कितना खुशी से बेचा है और सरकार के खाली रह गए खरीद केंद्र, क्योंकि बाजार में ज्यादा पैसा मिल रहा था। तो किसानों के FCI के जो सेंटर थे वहां किसान गेहूं ले ही नहीं जा रहा था। क्या करे सरकार? तो बाजार जो है, किसानों को बाजार में खड़ा करना है, बाजार में खड़ा नहीं होने दिया गया। यही हमारी सबसे बड़ी खराबी थी अब तक की नीतियों में। हमने किसान को सिर्फ मंडी की ताकतों के हवाले शोषण करने के लिए छोड़े रखा, उसको नहीं खड़ा किया। तो ये जो सहकारिता के माध्यम से मजबूती आएगी, FPOs के माध्यम से मजबूती आएगी, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन तमाम उनको भागीदारी करनी चाहिए, तभी तो किसान आगे बढ़ेगा। और कृषि विज्ञान केंद्रों को ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित कैसे किया जाए, जिससे किसान पूरी तरह से फसल से लेके बाजार तक। कब हो रही है सर एमएसपी कमेटी की पहली मीटिंग, कब होने वाली है आप लोगों की? अभी देखिए, आज इसका गजट हुआ है। हमारी जानकारी में भी आज ही गजट के बाद जानकारी आई, कुछ टेलीफोन आए, अन्यथा हमें कोई जानकारी इस बारे में नहीं थी, बिल्कुल कोई जानकारी नहीं थी। गजट आए, गजट की कॉपी मैंने पढ़ी है, इसलिए क्या क्या उसमें काम करेगी कमेटी, तभी मैंने आपसे बात की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चौधरी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज ही आपके नाम का ऐलान हुआ है कि आप मेंबर बने हैं इस कमेटी के, और आज ही आपने हमसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम भी उम्मीद करते हैं कि ये कमेटी किसानों के हित के लिए बहुत बेहतरी से काम करे। हमारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की। और आज
सोने चांदी की कीमतों में तेजी का माहौल है। तेजी का माहौल इसलिए है क्योंकि रुपया आप देखिए बहुत कमजोर हुआ और कारोबार के दौरान 79.99 के लेवल को भी टच कर लिया और फाइनली क्लोज हुआ है 97 पे, तो बिल्कुल 80 के बेहद करीब है। उसका इंपैक्ट हमने बुलियन मार्केट पर देखा है। नितिन खंडेलवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। खंडेलवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या व्यू है सर आपका गोल्ड पर अभी ताजा? नितिन जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, गोल्ड पर ताजा आउटलुक क्या है आपका? गोल्ड के ऊपर जितना भी बॉटम आउट होना था वो बॉटम आउट हो चुका है और ये $1700 के नीचे अब $10-20 का मुझे लगता है। बाकी क्योंकि जो इंटरेस्ट का जो फेड का है उसको भी फैक्टर इन हो चुका है, क्योंकि 75 पैसे अगर हुआ तो मुझे लगता है कि 27 को जैसे अलाउंस होगा उसी दिन बूस्ट कर लेगा मार्केट। तो ओवरऑल इंडिया में तो इफेक्ट कुछ नहीं आया उसका, क्योंकि रुपीस का डिप्रिसिएशन और ये 5% ड्यूटी बढ़ने से जो अपेक्षा थी लोगों की 50-51 हजार में सोना लेने की, वो इंक्लूडिंग जीएसटी आज भी 52 से नीचे नहीं आता। तो मैं अब थोड़ा सा यहाँ से बुलिश हूँ मार्केट में। अच्छा, आप बुलिश है मार्केट में, ठीक है। कितना बुलिश है सर? मुझे लगता है कि अगर $1900 भी आता है और करेंसी जिस हिसाब से बता रहे कि 82 से 85 तक भी जा सकती है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिवाली में मैं नहीं समझता 55,000 से नीचे लोगों को कोई गोल्ड ले पाएंगे वो लोग। ठीक है। अच्छा, अब बीरेन जी आप बताएं सर कि ट्रेडर को इस भाव पर गोल्ड में अभी क्या करना चाहिए? आज कमजोर रुपए ने गोल्ड को ठीक ठाक सपोर्ट दिया है। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया जाए गोल्ड में इस वक्त? टेम्पररी रिस्क ऑन सेंटिमेंट आया है। 50,300 350 के आसपास टेम्पररी बाई किया जा सकता है। 1-2 दिन का नजरिया है। 50,700 मीन्स 700-750 के आसपास प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए। डेड कैट बाउंस इसको मैं मानता हूँ, स्थायी तेजी नहीं मानता हूँ। अच्छा, तो अनुज जी आज के लिए, आज शाम के लिए कोई ट्रेड गोल्ड में आपके पास? मित्र जी देखिए, डॉलर के अंदर एक वीकनेस देखी हमने डॉलर इंडेक्स में, उसकी वजह से एक बाउंस बैक आया है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में करीबन भाव $1711 के आसपास चल रहे हैं। सुबह 1723 तक गए थे, तो करीबन $10 की ऑलरेडी गिरावट यहाँ पर आ चुकी है। बट जिस तरीके का सेंटीमेंट है आज, मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा खरीदारी रह सकता है। तो प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से खरीदारी का ट्रेड करीबन 50,200 50,300 के आसपास खरीदारी करें। 50,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 50,500 50,600 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में $1725 तक के लेवल इवनिंग तक या 1 या 2 दिन में देखी जा सकते हैं। तो गोल्ड के अंदर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड रहेगा। जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड यील्ड आज थोड़ी सी नीचे आई है, उससे एक गोल्ड को सपोर्ट मिला है और हमें लगता है कि 1 या 2 दिन ये सेंटीमेंट पॉजिटिव रह सकता है। अच्छा, 1 या 2 दिन आप करें कि सेंटीमेंट पॉजिटिव रह सकता है। नितिन जी, चांदी पर क्या व्यू है आपका? चांदी में भी आप तेजी देख रहे हैं या आपको लगता है कि चांदी की चाल कुछ अलग होगी गोल्ड के मुकाबले? नहीं, देखिए चांदी जो है ना वो ओवर रिएक्ट कर चुकी है। उसमें मेनली रीजन जो चाइना का लॉकडाउन है, जिसका कंजम्पशन जिसकी वजह से कम है, और जो सेफ हेवन बाइंग है, जो इन्फ्लेशन के फिगर आ रहे हैं, अगर दोनों देखते चाइना थोड़ा थोड़ा अगर खुलना शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है अच्छी डिमांड आ जाएंगी, जैसी कॉपर और सिल्वर सब में। तो उसके बाद में फिर ये रफ्तार पकड़ लेंगे। आज तो क्या हो गया, बड़ा कंज्यूमर इसका चाइना है और उसकी परचेसिंग कम होने से चांदी थोड़ी ओवर रिएक्ट कर दी। तो इससे तो बेस्ट चांस है, जो अपेक्षा की थी उससे भी कम में मिल रही है। तो मुझे लगता है कि चांदी भी सिमिलर इस पे अप ही रहने वाली है। आप कह रहे हैं कि चांदी में भी तेजी ही रहेगी? चांदी पर भी आपकी राय यही है? कितनी तेजी सर? क्या टारगेट दिवाली तक चांदी पर आपका? $22 तक के मुझे लगता है चांदी आ जाएंगी। अभी $18 $19 के बीच में चल रही है। $22 आती है। करेंसी का मुझे बहुत ज्यादा अंदाज नहीं है, तो मुझे लगता है कि जहां से शुरू हुई थी वहां पे 70,000 के आसपास फिर चांदी आ जाना चाहिए, क्योंकि चाइना के खुलने की बस देरी है। अच्छा, ठीक है। बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका जुड़ने के लिए और चांदी पर अपना व्यू देने के लिए। अच्छा अनुज जी, चांदी पर ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी इस वक्त इस भाव पर क्या होनी चाहिए? और देखिए, गोल्ड सिल्वर दोनों ही आज एक पॉजिटिव टेरिटरी में है, तो यहाँ पर बाय कॉल ही रहेगा इंट्राडे के लिए। चांदी में करीबन 55,700 के आसपास खरीदारी करें। करंट रेट से 100 से 150 रुपये की गिरावट आती है तो बाय कर सकते हैं। 55,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। 56,700 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि एक बार $19 तक के लेवल देख सकते हैं। आज कोई ऐसा मेजर डेटा भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि इवनिंग में मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा, बट हाँ पॉजिटिव टेरिटरी में मार्केट ट्रेड हो सकता है। तो इंट्राडे के लिए चांदी के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब, और पहला सवाल है सुल्तान का, गुजरात से जुड़ रहे हैं, पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल बीरेन जी से है। कपास, खली, ओल्ड क्रॉप और न्यू क्रॉप में क्या लग रहा है, कौन सा लेवल बेस्ट है बाय करने के लिए?
कपास खली दो तीन ओल्ड, बार बीरेन जी से पूछा था मैंने लेवल्स पर, वो लेवल बताते नहीं है तो जरा लेवल बता दे तो अच्छा होगा हमारे लिए। बताइए बीरेन जी। इसको फिलहाल तो मैंने स्क्रीन पे से हटा दिया है क्योंकि आजकल मेरा फोकस MCX पे ज़्यादा है। जहाँ लिक्विडिटी होती है मैं वहाँ होता हूँ, तो मैं उनको नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं क्लोजली ट्रैक फिलहाल नहीं कर रहा हूँ 1-2 वीक से। अच्छा, तो सर आपका तो इतना लंबा अनुभव है कॉटन केक को ट्रैक करने का कि आप अगर पुराने अनुभव पे कुछ भी बता देंगे तो बात ठीक ही निकलेगी आमतौर पे। इसकी फिजिकल डिमांड काफ़ी कमज़ोर है, मीन्स इतना कमज़ोर डिमांड मुझे फसल कॉटन की फसल तो हम देखते हैं कि काफ़ी लो है। जो रिस्पॉन्ड कॉटन ने किया उसकी तुलना में केक ने रिस्पॉन्ड तो नहीं किया, उल्टा वो विपरीत दिशा में चली। ये बेसिकली सब लोगों के लिए आत्मचिंतन का विषय है, सभी स्टेक होल्डर के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, अगला सवाल अनूप का है, पूछिए। आप सुन पा रहे हैं? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन मस्टर्ड के ऊपर सवाल पूछना चाह रहे हैं। पूछिए अनूप जी, सुन रहे हैं आप? हाँ जी पूछिए पूछिए। हाँ जी, मस्टर्ड के बारे में पूछना था जी। चलिए अनु जी बताइए, मस्टर्ड का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? देखिए आगे फेस्टिवल सीजन है और ऑलरेडी प्राइस काफ़ी नीचे आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ से और ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। मार्केट यहाँ पे या तो स्टेबल हो सकते हैं या फिर यहाँ से बढ़ सकते हैं। तो एक मौका रहेगा, अगर किसी को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करना है फिजिकल के अंदर भी, तो खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि भावों में एक तेजी का दौर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला सवाल है कपिल का, MP से हैं, मध्य प्रदेश से। पूछिए कपिल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर चने और गेहूं पर राय चाहिए थी, क्या होगा सर आगे? चने और गेहूं में क्या लग रहा है सर? चने और गेहूं में क्या लग रहा है, ठीक है, बताइए बीरेन जी क्या लग रहा है सर अभी आपको चने में और गेहूं में? चने में थोड़ी स्टेबिलिटी वापस आई है धीरे धीरे करके। जो 2 महीने पहले 4400 भाव था, अब वो 4900-5000 के आसपास आया है। थोड़ी फेस्टिवल भी नज़दीक है तो थोड़ी रिबिल्डिंग, इन्वेंट्री रिबिल्ड थोड़ी दिख रही है। वीट के दाम भी धीरे धीरे करके मजबूत आए। जो पैनिक था एक्सपोर्ट बांध के समय का, उस पैनिक से करीबन मार्केट 200-250 इम्प्रूव हुआ है और भी शायद इम्प्रूवमेंट रहेगी क्योंकि इन्वेंट्री काफ़ी कम है। अगला सवाल है जिगर का, पूछिए जिगर जी। सर जी, इंट्राडे में गोल्ड में क्या करना चाहिए? इंट्राडे में गोल्ड में क्या करना चाहिए? सही भाव से काम कर रहा। 50,400 के आसपास है MCX पर गोल्ड। एक बार फिर से बताइए अनुज जी, एग्जैक्टली इस प्राइस पर क्या ट्रेड? देखिए यहाँ से अगर भाव 100 रुपये टूटते हैं तो आप खरीदारी कर सकते हैं। 50,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, पहला टारगेट 50,500, फिर 50,700 तक का टारगेट आप बना सकते हैं। इंट्राडे में अगर इंटरनेशनल लेवल्स को देखेंगे तो 1720 से लेकर 1725 डॉलर तक के लेवल देख सकते हैं। करंट रेट अभी $1712 चल रहा है, यहाँ पर भी आप देखकर ट्रेड ले सकते हैं। ऊपर में 725 तक, 720, 725 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सौरभ है नेक्स्ट कॉलर, पूछिए सौरभ। सर बीरेन जी से सवाल है क्रूड ऑयल पर, शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा, शॉर्ट टर्म के लिए क्रूड पर आप जानना चाहते हैं। क्रूड में आज 160 रुपए से ज़्यादा की तेज़ी है MCX पर, 8,000 के बेहद करीब है। ग्लोबल मार्केट में भी दाम बढ़े हैं, तो बीरेन जी क्या बाइंग का ट्रेड लिया जाए अभी कच्चे तेल में? शॉर्ट टर्म रिकवरी है बट फिर भी मैं बाई थोड़ा अवॉइड करूंगा। आज 3 दिन से मींस 3 साइड से सपोर्ट का न्यूज़ है। चाइना सेंट्रल बैंक ने कहा इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे, फेड ने कहा 100 बेसिस के बदले 75 बेसिस करेंगे। ECB की मीटिंग है, वहाँ भी बड़ा ऐलान होने वाला है। तो शायद अब रिस्क ऑन सेंटिमेंट जिसको कहते हैं उसके हिसाब से ये उछाल है। आइडियली मैं कहीं 8200 के आसपास और बुधवार के आसपास में शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा। वो टाइम साइकिल के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिकवरी है तब तक शायद वो थम जाएगी। ठीक है, राजेंद्र हैं हमारे साथ बीकानेर से, पूछिए राजेंद्र जी। हाँ, मैं सरसों का भाव पूछना चाहता हूँ सर, अभी इसमें कुछ बढ़ोतरी आएगी? मस्टर्ड में कुछ बढ़ोतरी आएगी ये आप जानना चाहते हैं? ओके, अभी हमने मस्टर्ड के ऊपर बात की भी है। बीरेन जी बताइए क्या लगता है आपको मस्टर्ड में? मस्टर्ड थोड़ा स्टेबल होना चाहिए क्योंकि ये आज पर्टिकुलर चाइना डालिया पाम ऑयल, फिर इंडोनेशिया, फिर शिकागो सोयाबीन
उसमें थोड़ी रिकवरी आई है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो काफ़ी मजबूत हो गया था उसमें कमजोरी होने से, तो शायद सरसों में भी थोड़ी रिकवरी आएगी। बट ये क्या है कि लंबी गिरावट के बाद आया हुआ टेक्निकल करेक्शन ही मैं मानता हूँ, लंबी टिकाऊ तेजी नहीं दिख रही। टिकाऊ तेजी आप कह रहे हैं कि नहीं दिख रही। इंद्रजीत हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए इंद्रजीत जी। हाँ सर नमस्कार, मेरा सवाल है, मेरे पास 50,600 के भाव के फिजिकल में गोल्ड के पैसे पड़े हैं। अच्छा। अगर ड्यूटी बढ़ने से मेरे को भाव तो नहीं मिल रहे, तो अभी वो पैसे मैं सिल्वर में लगा सकता हूँ? बड़ा स्मार्ट सवाल आपने पूछा है। क्या सुझाव होगा आपका अनुज जी? देखिए गोल्ड में इनका 50,600 के आसपास है, तो 50,400 के आसपास ऑलरेडी चल रहा है। हमें लगता है कि एक बाउंस बैक में इनको एक ऊपर में 50,700 तक के लेवल मिल सकते हैं, जहां पर एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड थोड़ा सा पैनिक फॉर्म में है, बट डोमेस्टिक मार्केट में इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से भावों में एक सपोर्ट है, तो आपको यहाँ पे लेवल्स मिल सकते हैं, तो वहां पर आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, जगदीश हैं नेक्स्ट कॉलर, पूछिए जगदीश जी। मृत्युंजय जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। 7,900 का कॉल लिया हुआ है सर। 7,900 का? हाँ, 440 रुपए का। 440 रुपए और का अभी चल रहा है 451। तो बीरेन जी क्या करना चाहिए इनको अभी क्रूड ऑप्शन में? इसकी वॉलेटिलिटी काफी फिकल है, मैं तो पर्टिकुलर कॉल होल्ड नहीं करूंगा। ये मेल्टिंग एसेट होती है, मीन्स बर्फ की तरह वो पिघल जाती है जल्दी, तो मैं कॉल कम प्रेफर करता हूँ। ठीक है, अगला सवाल फरहान का है यूपी से, पूछिए फरहान जी। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग, पूछिए। सर जी मेरा सवाल मैनथॉल पर है, बीरेन वकील सर से। सवाल ये है सर कि मैं हाजिर में जो है लेके बैठा हुआ हूँ कुछ तेल मैनथॉल का, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म के लिए क्या रहेगा हाजिर के हिसाब से बताइए सर। लॉन्ग टर्म के लिए क्या रहेगा हाजिर के हिसाब से आप जानना चाहते हैं, बताइए बीरेन जी। आप हाजिर के ट्रेडर है तो आपको पता है कि हर महीने 15-20 रुपया का कैरी रिटर्न मिलता है, ब्याज बदला। 1,000 रुपये की आइटम पे 15 रुपये इज नॉट बैड, तो आप ये सेल करके ये बदला कैरी ट्रेड का रिटर्न खा सकते हो, हेज भी हो जाएगा प्राइस आपका। मैं ऐसा प्रेफर करूंगा अगर आपकी जगह होता तो। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका और अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे और ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए।